देखो बेटा, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये आनुवंशिकी क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसको जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी क्या है? तो देखो, सजीवों में जितने भी प्रकार के हमारे पृथ्वी पर सजीव हैं, उन सजीवों में जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाएं, यानी कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वेरिएशन, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और उनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। अब एक शब्द आया यहां पर, हेरिडिटी। ठीक है, ये हेरिडिटी शब्द सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था स्पेंसर। क्या नाम था? स्पेंसर। ये हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया किसने? स्पेंसर ने। अब बात आती है, सर ये हेरिडिटी होती क्या है? तो देखो, हमारे पास हम क्या कहते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता, इनको तो हम मानते हैं जनक। जनक मीन्स पैदा करने वाले। ठीक है, अब जो संतान होती हैं, वो पैदा किसने की है? माता पिता ने। तो उनको हम कह देंगे संतति। क्या कह देंगे? संतति। तो देखो, माता पिता से संतान बनना, यानी कि जनक से क्या बनना? संतति बनना। जब जनक से संतति बनेगी तो हम कहेंगे एक अगली पीढ़ी बन गई। नहीं कहेंगे पीढ़ी बदल गई। तो वो कह रहा है कि एक पीढ़ी से, ई मान के चलो, कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी के बाद उनकी संतान क्या कहलाएंगी? द्वितीय पीढ़ी। फिर उनकी संतान क्या कहलाएंगी? तृतीय पीढ़ी। तो मान के चलो, ये वैसे जनक को पीढ़ी नहीं मानती, ये तो जनक हो गए। जनक की जो संतानें वो क्या हो गई? प्रथम पीढ़ी। फिर इनकी जो संतान बनेगी वो क्या हो जाएंगी? द्वितीय पीढ़ी। नहीं बात समझ में आ रही? जनक, माता पिता, उनकी संतान प्रथम पीढ़ी, फिर संतान की संतान द्वितीय पीढ़ी। तो वो कह रहा है ऐसे लक्षण जो जनक से प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में, यानी कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको कहते हैं हम आनुवंशिक लक्षण। आगे बात समझ में? जैसे मान के चलो, मैं कहूं हम मनुष्य हैं, क्या कभी कोई से भी मनुष्य का जो संतान पैदा होगी वो मनुष्य जैसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो वो मनुष्य जैसी दिख रही है, किसी जानवर जैसी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। तो किसी भी जनक का लक्षणों का उसकी संतति में, यानी कि संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। या यूं कह लो, देखो, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, अब इसी को कहते हैं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। और अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आनुवंशिकी। ठीक है, अब देखो, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेटसन ने। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेटसन ने। आगे बात समझ में? हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने। ठीक है, पीढ़ी कैसे बनाई? जो पैदा करने वाले होते वो क्या कहलाते? जनक। ठीक है,
अब देखो, जनक के बाद जो पहली संतान पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? प्रथम पीढ़ी। फिर दूसरी संतान, ये मत समझ लेना के साथ यही के दो बेटा है, तो वो पहली संतान, दूसरा संतान की संतान क्या कहलाएगी? द्वितीय पीढ़ी। आगे बात समझ में? अब बात आती है, सर एक बात बताओ, जैसे मैं मान के चलो हम ये कह रहे हैं एक पहलवान है, ये कौन है? जनक। ठीक है, इस पहलवान के कोई संतान पैदा हुई तो क्या वो पहलवान ही होगा? नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है वो पहलवान हो। तो इसका मतलब ये एक ऐसा लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहा। तो बताओ ये आनुवंशिक लक्षण है या नहीं? नहीं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते वो आनुवंशिक लक्षण नहीं होते। केवल वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वही आनुवंशिक लक्षण। आगे बात समझ। एक और बात मान के चलिए सर, ये कहते हैं भाई जैसे दो व्यक्ति थे जो जनक होते हैं, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं जनन दो प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर व मादा का होना अनिवार्य है, यानी कि एक नर होगा मनुष्य मेल और दूसरा मादा यानी कि फीमेल। अब मैंने कहा कोई नर, यानी यूं कह लो एक होगा पिता और दूसरी कौन होगी? माता। इन दोनों के बीच में आपको संकरण करवाना है, क्रॉस करवाना है, और इनसे जो संतान पैदा होगी, संतति, वो प्रथम पीढ़ी कहलाएगी। ठीक है, अब इस बात में हम ये देखें बेटा, संतति मान के चलो इनकी 4 संतान पैदा हुई। कितनी संतान पैदा हुई? 4। यानी कि ये कह रहे हो एक माँ बाप के 4 बेटा है। अब जब उनके माँ बाप वही हैं तो वो चारों बेटा एक जैसे होने चाहिए, क्या अलग अलग होते हैं? अलग। क्यों भाई, जब माँ बाप वही हैं तो वो चारों एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, यानी कि उनमें समानता भी होती है और असमानता भी, विभिन्नताएं भी आ रही हैं। तो ध्यान रखना, माता पिता से जो संतान पैदा होती हैं उन संतानों में जो विभिन्नताएं आती हैं, उन विभिन्नताओं का कारण होता है जीन विनिमय। क्या कारण होता है? तो हम ये कहेंगे कि संतानों में जो विभिन्नताएं आ रही हैं, माता पिता से कुछ विभिन्न लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? जीन विनिमय की वजह से। और जीन विनिमय केवल कौन से जनन में होता है? लैंगिक जनन में। कौन से जनन में होता है? अलैंगिक जनन में और कायिक जनन में जीन विनिमय नहीं होता। नहीं बात समझाए? जैसे हम कहें आपने आलू बोया, आलू में कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। तो जैसे किस्म का आलू आप बोगे वैसे ही किस्म का आलू प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीन विनिमय होता ही नहीं, वो तो कायिक जनन है। अगली बात समझ में? तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन में जीन विनिमय नहीं होता। जीन विनिमय केवल और केवल किसमें होता है? लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में विभिन्नताएं जीन विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है भैया, अब आगे आते हैं। देखिए, आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। जनक का मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स, बाप।
आनुवंशिकी का बाप। साहब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहती हैं? क्योंकि आनुवंशिकी से संबंधित जितने भी नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए इनको क्या कह दिया गया? आनुवंशिकी के जनक। वास्तव में ग्रेगर जॉन मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थी। ये ऑस्ट्रिया एक देश है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया देश में एक प्रदेश है, प्रदेश प्रांत। जैसे हमारा देश कौन है? भारत। और भारत को एक प्रदेश क्या है? राजस्थान। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रिया देश का एक प्रदेश है हिजेंड्रॉफ। क्या है? हिजेंड्रॉफ। अब जैसे भारत देश का प्रदेश क्या था? राजस्थान। और राजस्थान में एक जगह है डीव, नायका। ऐसे ही हिजेंड्रॉफ की एक जगह थी सिलिसिया। तो ऑस्ट्रिया देश के हिजेंड्रॉफ प्रांत के एक सिलिसिया शहर, गांव था बड़ा सा, सिलिसिया शहर में एक चर्च हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, ऐसे वहां क्या होते हैं? चर्च। और हमारे यहाँ के मंदिर के जो सेवा चाकरी करता है उसे क्या कहते हैं? पुजारी। ऐसे ही सिलिसिया में जो चर्च था, उस चर्च के पुजारी को कहा जाता है पादरी। तो वास्तव में अरे ये हरे जैसे मंदिर में सेवा करते हैं उन्हें पुजारी कहते हैं, चर्च में सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। तुम्हारे यहाँ जैसे उसमें मस्जिदों में सेवा करते हैं उसको क्या कहते हैं? मौलाना है, मौलाना कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है। तो ये वास्तव में ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? एक चर्च के पादरी थे। कौन से देश के थे? ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब क्या हुआ? उस चर्च के पीछे बहुत खाली जगह पड़ी थी, खेत है यूं मान के चलो। उस खेत में मेंडल ने मटर की खेती की। काय की? मटर की। और मटर भी कौन सी? मीठी मटर, जो अपन वास्तव में खाने के काम में लेते हैं, जिसकी सब्जी बनती है, वो मीठी मटर है। ठीक है, और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। यह ध्यान रखना, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम, मीठी मटर। अब वो मटर की खेती करती थी। जब वो मटर की खेती करते तो वो देखते यार मैंने मटर कोई सी बोई और इसमें जैसे मान के चलो वो बीज लाए कहीं से, विभिन्न बो दिए। तो वहां में कोई देखते कब तो कोई छोटी सी पौधा मटर को, कोई बड़ा पौधा मटर को। फिर उसने क्या किया? उनके बीज बन गए। भाई वो पौधा फल फूल गए, सब काम हो गए, उनके बीज बन गए, उनके बीजों को बोया। फिर उसमें उसने और ही वैरायटी देखी, तो बन ये क्या हो रहा है? तो फिर उसने उनका अध्ययन करना आरंभ कर दिया। आगे बात समझ में? तो ये प्रश्न बनते हैं कि मंडल ने किस पौधे पर अपने अध्ययन किए थे? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बैटसन ने। हेरिडिटी शब्द किसने दिया? स्पेंसर ने। जेनेटिक्स कहते किसे हैं? आनुवंशिकी कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पाए जाने वाली आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन
आनुवंशिकता कहलाता है। आगे बात समझ में। अब देखो इस दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सर एक बात बताओ, क्या मेंडल से पहले भी किसी ने आनुवंशिक का अध्ययन किया? क्या मेंडल से पहले भी किसी ने आनुवंशिकी का अध्ययन किया या बाद में भी किया? ध्यान रखना, मेंडल से पहले भी आनुवंशिकी का अध्ययन किए गए थे और बाद में भी किए गए थे, लेकिन सफलता सबसे पहले किसको लगी? मेंडल के बाद तो औरों को भी लगी। ध्यान करो, मेंडल ने अपने जितने भी नियम बनाने थे बना दिए और सन 1884 में मेंडल राम जी लुढ़क भी गए, मतलब मृत्यु हो गई। कब? 1884। लेकिन सन 1900 में 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने, 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने अपने अपने देश में वही प्रयोग किए जिनको मेंडल पहले ही कर चुका था। तो उन तीनों वैज्ञानिकों ने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है जो मेंडल कह के मर गया। मेंडल तो इन बातों को 16 साल पहले ही कह के चला गया और ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है, हम प्रयोग करके देख रहे। नहीं बात समझ में आ रही? इसका मतलब मेंडल ने जो बात 16 साल पहले कही थी वो सही थी। तो ध्यान रखना, मेंडल के जीते जी उसके नियमों का प्रकाशन सही रूप से नहीं हो पाया। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई सन 1900 में, और उस पुनर्खोज को करने वाले 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक थे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे। ध्यान रखना, मेंडेलिज्म की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं। तो पहला नाम है कार्ल कोरेंस, दूसरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। तो कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के थे, और तीसरे कौन है? बोलो। बॉन सेरमैक। कौन है? बॉन सेरमैक। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडलिज्म की पुनर्खोज की थी। आगे बात समझ में। अब ध्यान देना, सर आपने एक बात बताई कि मेंडलवाद की खोज से पहले भी, जब मेंडल ने अपने प्रयोग चालू किए उससे पहले भी लोग बागों ने आनुवंशिकी का अध्ययन किया, लेकिन वो सफल नहीं। मेंडल ने ऐसा क्या खास किया कि वो सफल हो गए? आगे बात समझे। तो हम बता रहे मेंडल की सफलता के कारण। तो देखो मेंडल सफल क्यों हुए, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनो बेटा, मेंडल की सफलता के कारण। सफलता के कारण पहली सफलता का कारण तो यह था कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया। मुख्य सफलता का कारण क्या था? मटर के पादप का चुनाव, पादप का चयन। सर इससे क्या फायदा हुआ उसको? देखो मेंडल करता क्या था, ध्यान से सुनना। मेंडल बाजार से बीज खरीद के लाया, ध्यान देना, ये कहां से लाया? बाजार से लाया सर, बाजार के बीज। कोई दिक्कत? ठीक है।
इन बीजों को उसने खेत में बो दिया। ये साहब खेत में बो दिए, खेत में, और खेत में बोवे के बाद इनके क्या बन गए? पौधे, पौधे बन गए। बोलो, अब ध्यान देना, पौधों से फिर क्या प्राप्त हुआ उसको? बीज। नहीं बनेंगे? तो जो ये बीज प्राप्त हुए, ये बीज इन बीजों की संतान बनी कि नहीं बनी? बनी। अरे बोलो, बनी। या यूं कह दो कि ये जो बीज जिन पौधों से प्राप्त हुए थे, उन पौधों के ये वाले पौधे संतान है कि नहीं? ऐसे ही तो कहेंगे हम। चलो यहां से इन बीजों के ये पौधे बने, पौधे पौधे से लेते, इन बीजों के तो ये पौधे बने, और इन बीजों के जो अगले पौधे बनेंगे, ये पौधे इन पौधों की क्या है? संतान। तो ये पौधे तो कौन हो गए बताओ? जनक। और ये कौन सी आ गई? प्रथम पीढ़ी। नहीं बात समझ में आ गई? ये हो गई साहब तुम्हारी प्रथम पीढ़ी। अब ध्यान देना, फिर इनके क्या तैयार किए उसने? बीज। इन पौधों के बीज बनेंगे, फिर वो बीज बो दिए तो नए पौधे बने। जो अगले पौधे बनेंगे, ये पौधे इन पौधों की संतान है। तो ये कौन सी पौध हो गई? द्वितीय पीढ़ी। फिर इनके बीज बनेंगे, और फिर उन बीजों को भी हम बो देंगे, फिर अगले पौधे बनेंगे, तो वो कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? तृतीय पीढ़ी। नहीं बात समझे? ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी हम बीजों को उगा सकते हैं। प्रथम पीढ़ी को हम बेटा F1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? F1। प्रथम पीढ़ी कह लो चाहे F1 पीढ़ी कह लो। ऐसे द्वितीय पीढ़ी को हम क्या लिख देते हैं? F2। तृतीय पीढ़ी को हम क्या लिख देते हैं? F3। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते चले जाते हैं। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, वो क्या करता था? इन पौधों को देखता था कि मैंने जो बीज बाजार से लाया वो पौधे कैसे बने, फिर उनसे बीज बना के नए पौधे बनाता, ये बना दिए, फिर उनको देखता था, फिर उनके बीज बना के फिर और नए पौधे उगाता, फिर उनको देखता था। आगे बात समझ में? अब ध्यान देना, तो वो क्या करता था? पीढ़ी दर पीढ़ी उन पौधों का अध्ययन करता था। अगर मान के चलो वो मटर का पौधा नहीं लेता, ध्यान से सुनना, वो नीम का पौधा ले लेता। अब नीम के पौधे से बड़ा होगा, मामा निबोरी आंगी, फिर बिन्ने उगावेगो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ये कौन सी बात है? नहीं बात समझ गई? 2-3 बार अध्ययन करता तब तक बेचारा मर जाता। नहीं बात समझ? एक पीढ़ी 20 साल लगे, दूसरी पीढ़ी में 40 साल लगेंगी, तीसरी पीढ़ी में 60 साल, जब तक मर जाएगा। अब 3 पीढ़ियों का अध्ययन करके वो अपना प्रयोग कर जाता क्या? नहीं। लेकिन मटर के पौधे से क्या फायदा हुआ? मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, एक ही साल में बेचारे को पैदा हो जाए, गेहूं की तरह। वो भी दिया, पौधे भी बन गए, फूल भी आ गए, फली भी आ गई, और बीजों प्राप्त है, और दूसरी साल पर वो दिया। तो बताओ, कहां तो वो पूरी जिंदगी में नीम का पौधा लेता तो 3 पीढ़ी देख पाता, और कहां ये पूरी जिंदगी में 60 पीढ़ी देखेगा? नहीं बात समझ में? 60 साल तक जिंदा रहा तो मटर के पौधे का एक फायदा ये हो गया कि वो 1 वर्षीय था। दूसरा, मान के चलो वो क्या करता था? केवल उन पौधों में क्या क्या देखता था? कभी तो पौधों की लंबाई देखता, कौन लंबो है और कौन छोटा है। कभी फूल का रंग देखता, कैसे रंग का फूल आ रहा है। कभी पुष्प की स्थिति देखता, कैसी पुष्प कहां लगा हुआ आ रहा है। कभी बीज की क्वालिटी देखता कि बीज कैसा प्राप्त हो रहा है। नहीं बात समझ नहीं? कभी फली की आकृति देखता, फली कैसी आ रही है। मान के चलो वो नीम का पौधा लेता और उसको पुष्प देखना है, नहीं बात नहीं? तो बेचारो नीम पे नसैनी लगा के चढ़ता, फिर फूलन ने देख के आता, फिर उतरता, वैसे ही बड़ो बूढ़ो बेचारो नसैनी पे चढ़वे को है। नहीं बात समझ रही? दूसरा, मटर के पौधे से क्या फायदा हुआ कि मटर का पौधा शाकीय स्वभाव का था। देखो 3 तरीके के पौधे बताते हैं हम छोटी क्लास में, शाक, झाड़ी
और वृक्ष। शाक कौन से होते हैं? जो छोटे पौधे होते हैं और उनके तने मुलायम होते हैं, आसानी से कट जाते हैं। झाड़ी थोड़ी बड़ी होती है और तना भी क्या होता है? कठोर होता है। जैसे तुमने देखा होगा ये सब शाकी, मटर का पौधा शाकी है, गेहूं का पौधा शाकी है, बाजरे का पौधा आराम से कट जाते हैं, छोटे साइज के होते हैं। झाड़ी तुम्हारे यहाँ पे अभी तुम जाते हो पहाड़ों पे बेर तोड़वे, वो बेरियां है ना झरकटी वाली, छोटे छोटे बेर, वे सब क्या है? झाड़ी है, वे आसानी से टूट जाएगा और ना ज्यादा ऊंची हो। और वृक्ष क्या होते हैं? जिनके तने खूब बड़े बड़े और ऊंचे होते हैं, वो वृक्ष होते हैं। तो मटर का पौधा क्या था? शाकी है। आराम से खेत में ऐसे चल चल के सब मटर के पौधा ने देख ले तो कौन लंबो कौन छोटो, कैसी फली आ रही है, क्या आ रहा है, आराम से देख सकता था। बोला देख सकता था। दूसरा फायदा ये हो गया मटर के पौधे के चुनने से। तो कई सारी चीजें उसको, तो पहली सफलता का कारण क्या था? उसका मटर के पौधे का चुनाव। दूसरी सफलता उसकी थी, मेंडल जो काम करता था, जो भी देखता था, उस चीज का लिखित रूप में प्रमाण बनाता, सारणीबद्ध तरीके से, सांख्यिकी रूप से, उसकी सांख्यिकी सारणीबद्ध तरीके से उसका प्रमाण बनाता था कि साहब मैंने इतने बीज बोए, मान चलो मैंने 1000 बीज बोए, अब उन 1000 बीजों में से कितने बीज तो ऐसे, वो कितने पौधे तो वो ऐसे प्राप्त हुए जो लंबे, और कितने पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो बौने। मान के चलो 1000 बीज बोए, उन 1000 में के 200 तो बने लंबे और 800 बने बौने। तो ये उसको लिख लिया, सारणी में बना लिया, 200 लंबे 800 बौने। फिर इनके क्या बनाए उसने? बीज। आगे बात समझ में? फिर इन बीजों को उसने बोया, 1000 बीजों को, फिर देखता था कि अब इनमें के कितने लंबे कितने बौने, तो उनको भी उसी सारणी में लिखता। फिर उनके बीज बनाता, फिर देखता कि अगली बार जो बोए उनमें से कितने लंबे कितने बौने, तो उनको भी सारणी में लिखता। तो ऐसे करके एक ही सारणी में पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण आते जाते, फिर उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। पहली पीढ़ी में तो यार 200 ही लंबे आए, दूसरी पीढ़ी में 350 कैसे रह गए, नहीं बात सुन नहीं? तो अध्ययन करने में आसानी हो जाती है, किसकी वजह से? सारणीबद्ध तरीके से काम करने की वजह से। ठीक है। तीसरी बात, मटर के पौधे का और क्या फायदा हुआ, ध्यान दो। देखो बेटा, मेंडल क्या करता था, ध्यान से समझना, एक सांख्यिकी भी इसका क्या थी? सफलता का कारण, सांख्यिकी रूप से निर्धारण। जो भी उसको परिणाम प्राप्त होते थे, उन परिणामों का वो सांख्यिकी रूप से क्या करता था? निर्धारण। एक बात मेंडल ने, एक मटर के पौधे से एक फायदा और मिला उसको। क्या फायदा मिला? ध्यान दें कि बेटा जब हमने तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, ये एक मटर का पौधा मैं बना रहा हूं, ये इसके फूल है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है। एक प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, परागण। देखो ये द्विलिंगी पौधा होता है। मटर का पौधा कैसा होता है बेटा? द्विलिंगी। द्विलिंगी पौधे का मतलब होता है, हम जो मनुष्य जाति होती है ना, वो एक लिंगी होती है। एक लिंगी का मतलब पुल्लिंग अलग और स्त्रीलिंग अलग, यानी कि नर अलग और मादा अलग। आगे बात समझ। लेकिन मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब एक ही पौधे में नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी होता है। आगे बात समझ में? ध्यान देखो, ये पुष्प है, मेरी बात गौर से समझना, ये पुष्प है। अब मैं पुष्प यहां बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ये पुष्प इस तरीके से होता है,
मैं ऐसे ही बना रहा हूं फिलहाल, ठीक है। ये पुष्प बना दिया। इस पुष्प में ये जो चीज है ना, ये वाली चीज जो मैंने बनाई है, देखो गोल गोल कर रहा हूं उनको, ठीक है। ये पराग कोष होते हैं। क्या होते हैं? पराग कोष। और इन पराग कोषों में एक चीज बनती है, उसको कहते हैं पराग कण। क्या बनते हैं? परागकण। पराग कण। और ये पराग कण नर युग्मक होते हैं, यानी कि ये नर युग्मक मतलब नर जिन युग्मकों को पैदा करता है संतान पैदा करने के लिए, वो क्या होते हैं? पौधों में पराग कण, ठीक है। मनुष्यों में उनको कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को मनुष्य में क्या कहते हैं? शुक्राणु। पौधों में उनको कहते हैं पराग कण, ठीक है। अब इसी पौधे में यहां पे देखो, ये है अंडाशय और यहां बनता है अंडक। क्या बनता है? अंडक। और ये होता है बेटा मादा युग्मक, ठीक है भैया। तो यहां एक ही पुष्प में नर युग्मक भी है और मादा। अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन होने पर फिर नया पौधा बनाने के लिए बीज तैयार हो जाए। आगे बात समझ। अब देखो बेटा, इस एक बात बताओ सर, ऐसा नहीं हो सकता यही के परागकण यही के अंडाशय में गिर जाए तो बता निषेचन है जाए नहीं जाए? वो बोलो। इसको तो कहते हैं स्वयंपरागण। क्या कहते हैं? स्वयं, मतलब खुद को खुद नहीं कर लिया। आगे बात समझ। और अगर का दूसरे फूल के परागकण दूसरे फूल के अंडाशय पे पहुंचे तो बात एक में पर परागण। आगे बात समझ। मटर के पौधे में आसानी से स्वयंपरागण और परपरागण किए जा सकते थे। सर अगर स्वयंपरागण तो यहां में आराम से ऐसा क्या, देखो ना ऐसा क्या का, लेकिन सर परपरागण रोकना हो तो क्या करेंगे? तो मंडल क्या करता था, का दूसरे फूल के परागण यहां तक नहीं पहुंच जाए, और परागण पहुंचते कहां है? के यहां जगह पे है कि यहां पे पहुंचते हुए यूं करके। तो मंडल पर परागण को रोकने के लिए क्या करता था? वह फूल की, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र। या वर्तिकाग्र पे पहले चिल्ली बांधे आप पॉलीथीन, अब पॉलीथीन बांध दे। अब का दूसरे फूल के परागण आ जाते तो वो कहीं पर रुक जाते पॉलीथीन पे, वे वर्तिकाग्र में घुस ही नहीं पाते तो अंडाशय तक पहुंचेंगे नहीं। तो बताओ पर परागण रोक दिया कि नहीं रोक दिया? सर स्वयंपरागण कैसे रोकते? स्वयंपरागण रोकनो केवल पर परागण जारी रखनो, मतलब का दूसरे के तो आ जाएं लेकिन अब खुद के नहीं जामे। नहीं बात नहीं। तो बताओ दूसरे के आ जाए तो यहां चिल्ली तो बांध ना सके, बांध सकेगा? चिल्ली बांधेंगे तो फिर सब चीजें रुक जाए। तो वो क्या करता था कि साहब या में स्वयंपरागण रोकना है पर, तो वो क्या करता? कैंची ले जाओ, तो कैंची, और कैंची ले जाके इनने काटे हम तो समझ नहीं है। अब वर्तिकाग्र रह गई। नहीं बात सुन नहीं। अब या फूल के परागकण तो यहाँ पे जा लेते रहे, तो बताओ स्वयंपरागण हो सकता है क्या? तो मेंडल ने मटर के पौधे की चुनाव किया क्योंकि उसमें स्वयंपरागण और परपरागण आसानी से किया जा सकता। तो ये सब क्या थे? मेंडल की सफलता के कारण। बोलो समझ में आया? यहां से आगे अगली क्लास। ठीक।